राम राम भाई सारे ने। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 42। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। आज का जो ये हमारा टॉपिक है ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये हमारे लास्ट चैप्टर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पर ही बेस्ड है भाई। उन दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे पास यहाँ पर देखो भाई, पोटेंशियल क्या है, वी एक्स इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो और इनफाइनाइट व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। और हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमारी जो पोटेंशियल थी वो किस रेंज में होती थी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सिर्फ ये डिफरेंस है भाई कि ये जैसे ही एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होता है जो पोटेंशियल वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये हमारे पास मैंने ग्राफ बना रखा है। वहां हमारे पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो ग्राफ था वो इस फॉर्म में बनता था भाई। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या बनेगा, x बराबर है जीरो से लेके हमारे पास जो x डायरेक्शन में जाते हैं वहां पर हमें सिर्फ फाइनाइट रेंज में मिलेगी और अदरवाइज क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे x बराबर जीरो पर भी इनफाइनाइट है और जब x लेस देन जीरो जाता है तो भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ जो बाउंड स्टेट है वो सिर्फ ये वाली मिलेगी भैया हमें। ठीक है, मतलब हमारे पास x ग्रेटर देन जीरो के लिए मिलेगी। दैट इज एक्स बराबर जीरो के ऊपर वी एक्स क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। वी नो एट वी एक्स बराबर इनफाइनाइट के ऊपर साई एक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सबको पता है भाई जब पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाती है तो वहां पर वेव फंक्शन क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव फंक्शन से कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर था उसमें कहाँ कहाँ पर हमें जो पोटेंशियल है वो वेव फंक्शन है वो जीरो मिलता था एट एक्स बराबर है जीरो के ऊपर। इन दिस हार्मोनिक ऑसिलेटर ओनली दोज वेव फंक्शंस आर वैलिड हुज एट एक्स बराबर जीरो इज जीरो। मतलब एक्स बराबर जीरो के ऊपर वेव फंक्शन क्या मिलता हो, जीरो मिलता हो सिर्फ वही वेव फंक्शन यहाँ पर क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो देखो, वी नो इन ऑल ओड स्टेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट सेंटर इज जीरो। वहां पर आपने भाई मैंने ग्राफ बना के दिखाए थे, ठीक है, आप जाकर देख भी सकते हो कि वहां पर हमें पता चला था कि जितनी भी ओड स्टेट्स हैं वहां पर हमारे पास क्या होता था, एक्स बराबर जीरो के ऊपर जीरो वैल्यू देती थी और जितनी भी इवन स्टेट होती थी वो एक्स बराबर जीरो के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देती थी। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एक्स बराबर जीरो के ऊपर साई एक्स क्या हो, जीरो हो। तो जितनी भी ओड स्टेट है वो यहाँ पर काम में आएंगे भाई। तो वी नो इन ऑल ओड स्टेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट द सेंटर इज जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, ई एन बराबर हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू एच बार ओमेगा। और यहाँ पर जो एन है वो क्या होगा, 135 जितना भी ओड स्टेट है वो होंगी। तो यहाँ पर देखो भाई, इसको अगर हम n बराबर 0 1 2 3 लिखेंगे तो n को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2n प्लस वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब हम n को 2n प्लस वन लिख देते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस वन प्लस हाफ एच बार ओमेगा, वेर n बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 हो गया। en इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस थ्री बाई टू एच बार ओमेगा, वेर n बराबर है 0 1 2 3 हो गया। यहाँ पर आप निकाल भी सकते हो स्टेट कि हमारी n एनर्जी और स्टेट है। जब n जीरो होगा तो हमारी जो एनर्जी होगी, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या मिलेगी, 3 बाई टू एच बार ओमेगा मिलेगी। और ये जो स्टेट होगी ये ग्राउंड स्टेट होगी। हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमारी जो ग्राउंड स्टेट थी वो क्या होती थी, हाफ एच बार ओमेगा होती थी। यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट हमें मिली है वो 3 बाई टू एच बार ओमेगा मिली है। जैसे ही आप वन पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 7 बाई टू एच बार ओमेगा मिलेगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। जैसे ही आप 2 पुट करोगे क्या मिलेगा, 11 बाई टू एच बार ओमेगा मिलेगा, इसको हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहेंगे एंड सो ऑन। अब देखो भाई, ये मैंने कंपेयर करके दिखा रखा है कि जब हमारे पास v इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर होता था जिसकी रेंज क्या हो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हो, जो हमारे पास ऐसे फिगर बनाता था। तो ये हमारे पास क्या है, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर भाई। इसकी जो एनर्जी का आइगन वैल्यू होती थी वो होती थी ई एन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू एच बार ओमेगा। यहाँ पर एन की जगह पे जीरो पुट करोगे तो आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिलेगी हाफ एच बार ओमेगा। लेकिन जब हमारे पास कंडीशन हो गई कि v इफ v इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स ग्रेटर देन जीरो, और किस रेंज में, जीरो से इनफाइनाइट में, और v इज इक्वल टू इनफाइनाइट किस रेंज में, x इज इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो। ठीक है, तो ई एन किसके इक्वल हो गया, 2n प्लस थ्री बाई टू एच बार ओमेगा। यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या बनेगी, 3 बाई टू एच बार ओमेगा बन रही है भाई। मतलब क्या हुआ भाई कि जब हमारा v इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हुआ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में तो ग्राउंड स्टेट हमें हाफ एच बार ओमेगा मिल रही है।
और जब हमारा ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर हुआ तो हमें जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या मिल रही है, 3/2 h बार ओमेगा मिल रही है। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे फंक्शन बाउंड होता जाएगा एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारे पास फंक्शन कौन सा बाउंड है, हम किस फंक्शन को बाउंड कहेंगे। यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब उसको लार्ज एरिया मिला हुआ है। लेकिन इस केस में जो पार्टिकल वो सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में मिलेगा भाई। तो ज़्यादा बाउंड कौन हुआ, ये वाला बाउंड हुआ, तो ज़्यादा बाउंड होगा उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ भाई हमारे पास, देखो नेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हमारे पास ऐसे 3 ग्राफ दे रखे थे और पूछा गया था कि एनर्जी को अरेंज करो। तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास सबसे बाउंड स्टेट कौन सी है, सबसे बाउंड स्टेट है ये वाली E1 वाली। ठीक है, सेकंड नंबर पे बाउंड स्टेट है ये वाली, और थर्ड नंबर पे बाउंड स्टेट है ये वाली। तो हमारे पास जितनी ज़्यादा बाउंड स्टेट होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। तो E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3 हो जाएगा, ऐसे एनर्जी अरेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई क्लासिकल टर्निंग पॉइंट, सबसे पहले चेक करो कि भाई क्लासिकल टर्निंग पॉइंट होते क्या है। क्लासिकल टर्निंग पॉइंट होंगे जहां पर हमारे पास जहां तक क्लासिकल मैकेनिक्स एग्जिस्ट करती है, मतलब उसके बाद जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, क्वांटम मैकेनिक्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जैसे 11th के अकॉर्डिंग लो तो कह सकते हो कि एट द क्लासिकल टर्निंग पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू किसके हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो देखो the point at which classical mechanics turn into quantum mechanics that are known as classical turning point। ये जो हमारा देखो भाई ये जो ग्राफ है ये वाला आपको दिख रहा है, ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम ये किसका पढ़ रहे हैं भाई, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का पढ़ रहे हैं। ट्रंकेटेड हार्मोनिक जो ऑसिलेटर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या भाई, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की आप ग्राफ देख रहे हो, पोटेंशियल देख रहे हो। इसमें मैंने क्या किया, ग्राउंड स्टेट का एक ग्राफ बना दिया भाई। ये किसका ग्राफ है, ग्राउंड स्टेट का। ये ग्राफ आपको देखते ही आने चाहिए भाई, एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ग्राफ ही पूछ लिए जाते हैं कि हमारे पास ग्राफ के एग्जाम्पल देके कहेंगे कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट के लिए है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, ग्राउंड के लिए। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ भी आने चाहिए। तो यहाँ पर देखो भाई जो ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, हमें पता है कि पार्टिकल है इस बाउंड रीजन से बाहर नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन यहाँ पर देखो भाई जो ये ग्राफ बाहर आया हुआ है इस ये हमें दिखा रहा है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बाहर भी है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बाहर भी है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल कैन नॉट एग्जिट दिस बाउंड रीजन, इस बाउंड रीजन से बाहर नहीं आएगा। बट क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बाहर भी होती है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल वो किस फॉर्म में होता है, वेव फॉर्म में होता है, तो हमें उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बाहर भी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या भाई, ये टर्निंग पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के, और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा भाई कि ये हमारी मीन पोजीशन होती थी, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन होती थी, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन होती थी। तो एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्लासिकल पॉइंट, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो कि इससे इधर पार्टिकल जाएगा ही नहीं, यहाँ पर पार्टिकल क्या हो जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा और इधर से वापस इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, या यहाँ से पार्टिकल रुक के वापस इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। आप एग्जाम्पल झूले का भी ले सकते हो, झूले पे भी एक हाइट पे जाके हम क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं भाई। तो जिस मैक्सिमम हाइट तक हम जाते हैं वो उसका क्या होता है, क्लासिकल टर्निंग पॉइंट होता है। वहां पर 1 सेकंड के लिए या मिनी सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो वो जो पॉइंट पर हम रुकते हैं उसको क्लासिकल टर्निंग पॉइंट कहते हैं, और वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मैक्सिमम हाइट हो जाती है। और आपको पता है जहां पर मैक्सिमम हाइट होगी वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वो किसके इक्वल होता है, वहां पे फिर टोटल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये मैंने 11th का एग्जाम्पल भी लिख रखा है। अब देखो भाई, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिट आउटसाइड द टर्निंग पॉइंट, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द टर्निंग पॉइंट इज नॉट 0। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल के बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, नॉट 0 होती है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू हमें जरूर मिलेगी भाई। तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स इन क्लासिकल रीजन में देखो भाई, क्लासिकल रीजन मतलब हमारे पास ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला अंदर वाला, ठीक है, इस रीजन में ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी 0 नहीं होगी। क्लासिकल रीजन में काइनेटिक एनर्जी कभी भी 0 नहीं होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पे देखो, बट जो क्लासिकल टर्निंग पॉइंट है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने ये यहाँ पर जो जीरो है के इक्वल लगा रखा है, ये साइन नहीं आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि क्लासिकल रीजन में काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो पी स्क्वायर बाई 2m ग्रेटर देन जीरो हो गया। यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू होगा माइनस का होता है एच बार डेल बाई डेल एक्स होता है। तो हमने ये वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, माइनस का एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। और क्लासिकल टर्निंग पॉइंट पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जो ये टर्म है इक्वल टू किसके हो जाएगी, जीरो के हो जाएगा। और क्लासिकल टर्निंग पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाती है। तो आपको ये बात रिमेंबर रखनी है भाई कि हमारे पास जो क्लासिकल टर्निंग पॉइंट की कंडीशन होती है वो ये वाली होती है, ठीक है, इसका हम यूज भी करेंगे। फाइंड क्लासिकल टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये कह रहा है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए टर्निंग पॉइंट को फाइंड आउट करो किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। तो सबसे पहले आपको ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन पता होना चाहिए। क्या होता है, साइन ऑफ एक्स बराबर होगा अल्फा अपॉन में रूट पाई की पावर 1/2 ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एट क्लासिकल टर्निंग पॉइंट हमारे अभी वही कंडीशन लगा दो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। तो माइनस का एच बार स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, जीरो के हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे ये पोर्शन तो इधर राइट साइड में आके जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, जीरो के बराबर बचेगा। तो यहाँ से आप क्या करो भाई कि हमारे पास डेल साई बाई डेल एक्स निकालो, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो और फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करके पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास डेल स्क्वायर साइन नॉट अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर बराबर जीरो के इक्वल हो गया भाई। तो आपको क्या करना है, एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट करो, फिर सेकंड डेरिवेटिव कंप्लीट करो, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो और ये मैंने थोड़ा सा अच्छे से सोल्व कर रखा है, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि साई बराबर क्या दे रखा हमारे पास, अल्फा अपॉन में रूट पाई की पावर 1/2 ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको मिलेगा माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स साइन नॉट एक्स मिलेगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव में एक्स और साइन नॉट एक्स के बीच में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करो, ये कंडीशन यूज करो, इक्वल टू जीरो के बराबर पुट कर दो, या आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करोगे, एक बार इसको हम साइन ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देना और फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करोगे, अल्फा अपन में रूट पाई की पावर 1/2, ये तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भाई डिवाइड बाई 2 भी आएगा, डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब आप जब पावर का करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2, डेरिवेटिव आता होगा आपको, सिर्फ एक्स वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में 2 हमारे पास था ही, इक्वल टू जीरो चल ही रहा है। फिर ये देखो भाई, ये जो टर्म है इतनी इतनी, ये किसके इक्वल है, साइन ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इसकी जगह पे मैं साइन ऑफ एक्स पुट कर देता हूँ। तो डेल बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स बच गया, बराबर है जीरो के दे रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस अल्फा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सिर्फ अंदर क्या बच गया, साइन ऑफ एक्स और एक्स बच गया, इक्वल टू जीरो चल ही रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो जीरो हो जाएगा इस साइड में आके, तो अंदर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा भाई। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज हो जाएगा और सेकंड का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे और जो बाहर जा रहा है उसको बाहर भेज देंगे। तो डेल साइन नॉट बाई डेल एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है भाई हमारे पास है, इसकी वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड आउट की थी, ये रही, ठीक है। तो इसको हम वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स साइन नॉट एक्स इंटू में एक्स है ही, प्लस साइन नॉट एक्स बराबर जीरो है। साइन नॉट एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बच गया माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन नॉट एक्स बराबर जीरो हो गया। साइन नॉट एक्स कभी जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होती है जो किसकी इक्वल होती है, अल्फा अपॉन रूट पाई की पावर 1/2 ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 की इक्वल होती है। तो हमारे पास जो ये टर्म है माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस 1/अल्फा आती है, और यही हमारे क्या होंगे भाई, टर्निंग पॉइंट होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे टर्निंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं भाई। देखो, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिकल बाउंड रीजन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर।
ये कह रहा है कि हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिकली बाउंड रीजन है उसमें जो ग्राउंड स्टेट है उसमें पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, बाउंड रीजन बोल रखा भाई इसने। बाउंड रीजन मतलब टर्निंग पॉइंट तक, यहाँ तक देखो भाई, जो बाउंड रीजन है वो यहाँ तक ही होगा, इसके बाद ये बाउंड रीजन नहीं आता भाई, ये फ्रीली हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है भाई। ध्यान से देखो, ठीक है, जो पोटेंशियल वो सिर्फ ये वाली है भाई, ये वाली, और ये हमारे पास इससे बाहर जैसे ही पार्टिकल आता है वो फ्री हो जाता है। तो बाउंड रीजन सिर्फ ये वाला अंदर वाला है, और बाउंड रीजन की जो लिमिट है वो क्या है भाई, +-1/α है, मतलब इधर -1/α और इधर +1/α हो जाएगा। तो हमारे पास जो लिमिट है वो हमें मिल चुकी है। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी का सबको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइनोट का स्टार साइनोट dx होता है, और लिमिट पुट करके आप निकाल सकते हो। तो देखो मैं हेल्प कर देता हूँ। साइन नॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा अपन में √π⁴ e की पावर -α²x²/2। ये हमारा क्या है, गॉसियन फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो भाई, आप सिर्फ बाउंड स्टेट मैंने शो भी कर रखा है कि हमारा जो बाउंड स्टेट है सिर्फ ये वाला होगा। ये क्या होगी, ओपन स्टेट में आती है। किस में आती है, ओपन स्टेट में आती है। तो ये हमारे पास देखो भाई, p बराबर क्या हो जाएगा, -1/α से +1/α तक साइनोट स्टार साइनोट dx हो गया। आप वैल्यू पुट करो, ठीक है, हमने वैल्यू पुट की तो हमें ये फंक्शन मिल गया। यहाँ से हमारे पास देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा/, मिल जाएगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर -α² dx हो जाएगा। पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो p बराबर क्या हो गया, अल्फा/√π, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, -1/α से +1/α, e की पावर -α²x² dx हो गया। ठीक है, अब इसको भी हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से पहले एक कंडीशन और लगाते हैं। ये हमारे पास क्या भाई, इवन स्टेट है। ठीक है, इवन स्टेट के लिए आप सबको फॉर्मूला पता ही होगा कि जब भी हमारी इवन स्टेट हो और लिमिट -a से +a तक हो तो हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2 से, ये हमारे पास इवन स्टेट है क्योंकि x² आ रहा है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई की और लिमिट क्या कर दिया भाई, हाफ कर दिया, 0 से 1/α, e की पावर -α²x² dx हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। e की पावर -x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस का x प्लस x² फैक्टोरियल माइनस का x³ 3 तो यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर x था और यहाँ पर x की जगह पे क्या है, α²x² है। तो x जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पे α²x² पुट करते चलो भाई। तो हमने क्या किया, पुट करते चले, तो हमें क्या मिलेगा, 2α/√π है। हम 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिलेगा, α²x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो α²x³ 3 मिलेगा, और सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से 1/α तक है। तो हमारे पास हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब हम लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो हर टर्म में हमारे पास x है भाई, तो हर टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सिर्फ अपर लिमिट ही पुट करने से हमें वैल्यू मिलेगी। तो मैंने अपर लिमिट पुट कर दी भाई। जब हमने अपर लिमिट पुट करके जो कैंसिल हो रहा है अल्फा, उसको कैंसिल करके जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बची है वो क्या है, 2α/√π इंटू में 1/α माइनस का 1/3α प्लस 1/10.1/α है। ठीक है, ये सो ऑन चलता जाएगा आगे तक। तो हमारे पास अल्फा है भाई, हमारे पास α² आएगा, फिर α³ आएगा, तो हायर टर्म को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2/√π इंटू में 1 माइनस का 1/3 प्लस का 1/10। आगे की टर्म आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आपको प्रोबेबिलिटी जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0.84 मिलेगी, 84% मिलेगी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है भाई, ये मोस्ट बाउंडेड होता है भाई। ठीक है, 1 डायमेंशनल जो पोटेंशियल पढ़ा था वो भी इतना बाउंडेड नहीं होता। आगे आप हाइड्रोजन एटम पढ़ोगे वो भी इतना बाउंडेड नहीं होता, लेकिन 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो मोस्ट बाउंडेड होता है भाई। 84% चांसेस होते हैं पार्टिकल के पाए जाने के। तो यहाँ पर हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं भाई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इसका, जैसे हमारे पास डैगर की फॉर्म में होंगे भाई, मतलब हमारे पास थोड़ा एडवांस लेवल में हार्मोनिक ऑसिलेटर को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।